अच्छे इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। वो दूसरों की कमजोरियों को हथियार नहीं बनाता, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। किसी की शारीरिक कमी, आर्थिक स्थिति या सामाजिक हैसियत पर वो कभी मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि वो जानता है कि दर्द हर इंसान को बराबर लगता है। नमस्कार, कथा साहित्य में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बोनजाई, जिसे लिखा है हिंदी साहित्य जगत की संवेदनशील, सृजनशील और विचारशील लेखिका डॉक्टर गीता शर्मा जी ने। डॉक्टर गीता शर्मा जी की रचनाओं में मानवीय मूल्यों की गहरी समझ दिखाई देती है। तो आइए आज सुनिए उनकी लिखी कहानी। अरे, ओहो मैडम, आपको कितनी बार मना कर दिया कि 3 महीने तक कोई अपॉइंटमेंट खाली नहीं है मैडम का। आप मानती क्यों नहीं हैं? प्लीज भाई, एडजस्ट कीजिए ना। बहुत दूर से आए हैं, मैडम को दिखाना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं, पर क्या कर सकता हूं अभी। आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए था। अभी आप जाइए। सॉरी, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। उन दोनों की बहस तेज हो चली थी। रविवार को क्लिनिक बंद रहता है, तो रागिनी घर पर ही आराम कर रही है। पर नीचे से आ रही तेज आवाज सुनकर रागिनी ने घर में काम करने वाली मेड को आवाज देते हुए कहा, सुनीता, जाओ देखो कौन है, कोई पेशेंट हो तो। उसने आकर बताया कि कोई मैडम है। मैडम? कौन सी मैडम? जी हाँ, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या काम है? वो क्या चाहिए? वो ना राधे से अपॉइंटमेंट के लिए झगड़ रही हैं। ओह, अच्छा। राधे को बोलो कि कल शाम को एडजस्ट कर ले। कहते हुए वो बालकनी तक आ गई। उसने बालकनी से झांक कर देखा तो वो हतप्रभ रह गई। ये तो कुछ जाना पहचाना सा चेहरा है। मृगांका? उसने ऊपर से ही राधे को इशारा किया और उन्हें अंदर भेजने को कहा, और खुद लगभग दौड़ते हुए नीचे उतरी। उसने दरवाजा खोला तो सामने मृगांका खड़ी थी। मृगांका? इसे कैसे भूल सकती है वो? बचपन से साथ पढ़ने वाली क्लासमेट सहेली तो शायद नहीं कहा जा सकता है, मृगांका ही है। इतने सालों के बाद भी रागिनी ने उसे पहचान लिया। उसके होठों के ऊपर का तिल और गालों के डिंपल अभी भी उसकी खूबसूरती के साथ कायम है। तुम मृगांका ही हो ना? उसकी आंखों में अचरज भरी हाथ देखकर रागिनी ने अचकचाते हुए कहा, अरे तुम, और यहां इस हालत में? प्लीज कम इन। मृगांका कुछ समझ नहीं पा रही थी, और अनुमान लगाने में बंधा उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था, तो अचल मूर्ति बनी खड़ी रही। चलो भी, उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए बोली, आओ अंदर आओ। राधे पीछे हटते हुए उन दोनों को आश्चर्य से देख रहा था। पहचाना मुझे? कुछ याद आया? मृगांका तो रागिनी को देखकर जड़ हो गई। गतिहीन, शब्दविहीन, जहां खड़ी थी बस वहीं खड़ी थी अभी तक, क्योंकि दृश्य परिदृश्य कुछ अलग ही कथा कह रहे हैं। जो सामने है वह अविश्वसनीय है। ये सच है या कोई सपना? वो अतीत और वर्तमान में साम्य बैठाने का प्रयास कर रही थी शायद। तुम तुम सेंट रेफल कॉन्वेंट स्कूल आगरा से हो ना? हाँ, ये अनुमान ठीक है तुम्हारा। रागिनी मुस्कुरा दी। रागिनी? यस, आई कैन स्टिल रिमेंबर योर नेम। रागिनी को उसे उसके नाटे कद से पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो महिला खड़ी है वह रागिनी है। उसके साथ स्कूल में पढ़ने वाली बेहद औसत दर्जे की लड़की, और उसका दिमाग इस आंखों देखी को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मानो पूछ रहा हो, इतना आलीशान बंगला,
ये यहाँ क्या कर रही है? तुम? मृगांका ने उसे देखकर कंधे उचकाते हुए पूछा। तुम यहाँ काम करती हो? अरे, अंदर तो चलो, बैठकर बात करते हैं। रागिनी उसे मनोहार करते हुए हाथ पकड़कर अंदर लेकर चलने लगी। बड़ा सा लॉन और उसमें लगे बड़े और ऊंचे ऊंचे दरख्त इसे और भव्य बना रहे थे। बेहद करीने से सजे गमले और उनमें रंग बिरंगे खिले फूल महक रहे थे। गलियारे में चलते हुए मृगांका ने जैसे वर्षों का फासला तय कर लिया। उसे अपने स्कूल के दिन याद आने लगे। सारे धुंधले दृश्य एक एक कर उसकी आंखों में तैरने लगे। उसे स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि कैसे वो और उसकी सहेलियां रागिनी का मजाक उड़ाया करती थी और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। रागिनी यानी उन सबका पंचिंग बैग उसके सामने से गुजरते हुए बस उसे हिट करना ही था। उन सब के लिए तो वो पहले दिन से मनोरंजन का साधन बन गई थी जैसे। आते जाते बात बेबात बस उसकी खिल्ली उड़ाना सबका प्रिय शगल हो चला था उन दिनों। दरअसल शहर के महंगे स्कूल में उसका एडमिशन ईडब्ल्यूएस कोटे से हुआ था और यही बात उसके खिलाफ थी। जहां धनी और रईस लोगों के बच्चे पढ़ते हों, वहां उसके जैसों के साथ क्लास शेयर करना उनकी शान के खिलाफ था। ऐसे लोग स्कूल की उजली छवि पर धब्बा मात्र थे जो अपनी गरीबी का सर्टिफिकेट लेकर यहां पहुंच जाते हैं। पर प्रश्न यह है कि पहुंच तो गए, लेकिन टिकेंगे कितने दिन? रागिनी भी यहां बिलोंग नहीं करती और ना ही कभी उसे इसके लायक समझा गया। हर वक्त उसे उसकी हैसियत का एहसास करवाया जाता, यहां तक कि कोई अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करता था। दोस्ती तो बहुत दूर की बात थी। सो उसकी सीट हमेशा अलग रही और उसकी हाइट कम होने की वजह से सबसे आगे। वो स्टूडेंट्स के लिए ना केवल शारीरिक तौर पर बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी बहुत बौनी थी। हमेशा उनके सामने उसका कद ही छोटा रहा। छोटी नाटी कद काठी की रागिनी जिसकी हाइट बामुश्किल 3/4 फीट होगी उस समय। मृगांका को अभी भी याद है कि जिस दिन से रागिनी ने स्कूल में दाखिला लिया था, उस दिन जब प्रिंसिपल मैडम उसे लेकर क्लास में आई, उसे देखकर वे सब हंसने लगे थे। छोटी नाटी गोल मटोल, पर उसके चेहरे में एक गजब का आकर्षण था। शायद उसके आत्मविश्वास की चमक उसके चेहरे से झलकती थी जो कि उसे उन सब से अलग बनाती थी। मैडम ने बताया कि उसका नाम रागिनी शास्त्री है, पर शायद ही किसी ने उसे कभी रागिनी कहकर बुलाया हो। शुरू से ही उसे उसके नाम से नहीं बल्कि अजीब अजीब नामों से ही पुकारा जाने लगा था। कोई उसे 2.5 फीटिया, तो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो कोई हाफ टिकट कहकर उसका मजाक उड़ाया करता और खूब हंसते। पर मृगांका और उसका ग्रुप उसे बोंजाई कहकर बुलाता। यहाँ तक कि कुछ शिक्षक भी उसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया करते थे। लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल मैडम उसे बहुत पसंद करती क्योंकि वो 8वीं बोर्ड की टॉपर जो थी। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी और अपने धुन की पक्की। कोई उसे कुछ भी कहता रहे, वो जवाब तक नहीं देती थी। एक दिन लंच टाइम में जब पूरी क्लास उसे बोंजाई बोंजाई कहकर चिढ़ा रही थी, तभी अचानक क्लास में प्रिंसिपल मैडम आ गई और उसके साथ इस तरह का व्यवहार देखकर उन्होंने सभी को बहुत डांटा। फिर उसके पास जाकर उन्होंने पूछा, रागिनी, तुम इनका जवाब क्यों नहीं देती हो? तब उसने सुबकते हुए धीरे से कहा था, मैडम, मेरे बाबा कहते हैं कि हर बात का जवाब बोलकर नहीं दिया जाता और जिनका जवाब हम नहीं देते उनका जवाब वक्त जरूर देता मैडम। क्या इसका वक्त आ चुका है? मृगांका अपराध बोध से ग्रसित अतीत में खोई हुई थी। अरे क्या हुआ? कहाँ खोई हो मृगांका? मेड को टेबल पर लंच लगाने का निर्देश देकर लौटी रागिनी ने पूछा। कहीं नहीं, बस यूं ही।
और सुनाओ, कैसी हो और यहाँ कैसे? क्या बताऊं तुम्हें? वह मम्मी को दिखाने आई हूं। क्यों? क्या हुआ आंटी को? उन्हें सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। ब्रेन ट्यूमर बताया है। तो किसी ने कहा कि डॉक्टर डेविड से कंसल्ट कर लो। तो बस उन्हीं की अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी कि अचानक तुम मिल गई। सुनो, क्या तुम कोई जुगाड़ लगा सकती हो? मैंने सुना है कि वो बेस्ट न्यूरो सर्जन है। ओह, तो ये बात है। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। मेरी छोड़ो, तुम अपने बारे में तो बताओ। तुम यहाँ कैसे आई मीन रागिनी? उसके मुंह से बोंजाई निकलते निकलते रह गया, पर अपनी झेप मिटाते हुए बोली। यह पूछकर मृगांका ने जता दिया कि आज रागिनी जहां है वह उसकी कल्पना से भी परे की बात है। वो इस बात पर कैसे यकीन करेगी कि जिससे मिलने की अपॉइंटमेंट के लिए वो इतनी मिन्नत कर रही थी वही उसके सामने बैठी है। उसकी आंखों पर अभी तक पट्टी बंधी हुई है। शायद इसीलिए बाहर लगी नेम प्लेट नहीं पढ़ पाई, या पढ़ तो लिया होगा पर विश्वास नहीं हुआ होगा। खैर, अपने को प्रूव करने के लिए ना तो वो पहले प्रयास करती थी, ना ही उसने आज किया। वो उसका झूठ का तिलिस्म तोड़ना नहीं चाहती थी। तो विषय बदलते हुए उसने कहा, लंच रेडी है, चलो उठो, पहले कुछ खा लेते हैं। अरे नहीं यार, मैं बहुत परेशान हूं। तुम तो मुझे अपॉइंटमेंट दिलवा दो बस। तुम खा लो, मैं निकलती हूं अब। खाना खाकर चली जाना। इस आग्रह को वो नकार नहीं पाई और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। महंगे और दुर्लभ डाइनिंग सेट्स में खाना परोसा जाने लगा। तुम तो काफी ठाट बाट से रह रही हो रागिनी। आई एम इम्प्रेस्ड। अरे वाह, चलो कुछ तो अच्छा लगा तुम्हें। किसकी कृपा है तुम पर? उसने तुनक्कर पूछा। किसी की नहीं, प्रभु के अलावा किसकी कृपा हो सकती है? काफी तरक्की कर ली तुमने। कहाँ वह छोटा सा घर और कहाँ यह आलीशान बंगला। ऐसा क्या किया भाई, हमें भी तो पता चले इसका राज। उसकी आवाज का कसैलापन अभी भी वैसा ही है। इसमें राज जैसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना, जब प्रभु आपसे कोई चीज लेते हैं तो उसकी क्षति पूर्ति में बहुत कुछ देते भी हैं। बस वही समझ लो। और तुम अपनी सुनाओ। अभी भी उस भव्य महल नुमा घर में ही रहती हो? हाँ, माँ पापा के साथ ही। और तुम्हारे हस्बैंड? हमारा तलाक हो गया। ओह, आई एम सो सॉरी। बहुत दुख हुआ ये जानकर। कोई बात नहीं। कोई बेटा या बेटी? बेटी है। पर पर क्या? प्रेगनेंसी के समय एक एक्सीडेंट के कारण। मृगांका की आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसका गला भर्राने लगा। उफ, रिलैक्स, बाद में बात करते हैं। उसका हाथ पकड़कर रागिनी ने कहा और खाना खाते खाते फिर बचपन की यादों में खो गई। शहर के धनी बिजनेसमैन की बेटी थी मृगांका, और उस समय रागिनी को उसका घर महल लगता था। एक दो बार ही वहां गई होगी शायद। अंकल उससे बहुत प्यार से मिले थे और अपनी बेटी को उसका अनुसरण करने के लिए बोलते थे। कुछ सीखो इससे तुम मृगांका। चूंकि रागिनी बहुत मेधावी थी और हमेशा टॉप करती थी, अंकल को लगता था कि संगति का कुछ तो असर उनकी बेटी पर होगा। पर मृगांका को यह नागवार गुजरता कि पापा उसके सामने रागिनी की तारीफ करते हैं। मृगांका अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, लेकिन पैसे के गुरूर ने उसे नकचड़ी और बदमिजाज बना दिया था। पापा ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? वो जानती है कि रागिनी पढ़ने में बहुत होशियार है, पर उसे फॉलो करना उसकी शान के खिलाफ है। वो अपनी मम्मा से शिकायत करती कि पापा उसे बहुत शर्मिंदा करते हैं, और उसकी मम्मा हमेशा ही अपनी बेटी का पक्ष लिया करती और रागिनी के प्रति बातों ही बातों में अपनी नापसंदगी भी जाहिर कर दिया करती। वह दिन वो कभी भूल नहीं पाई जब वो मृगांका की बर्थडे पार्टी में गई तो अंकल को छोड़कर
वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर नापसंदगी के भाव चस्पा हो गए थे। उसका इस पार्टी में आना उन्हें अखर रहा है। वो जैसे तैसे मृगांका को विश करके उसके पास पहुंचने ही वाली थी कि आंटी की आवाज ने उसके बढ़ते कदमों को वहीं रोक दिया। तुम इस बोंजाई को क्यों इनवाइट कर लेती हो? उसके कपड़े देखे? उफ। मैंने नहीं, पापा ने बुलाया है मम्मा। खुद इनवाइट किया है उन्होंने उसे, तो मैं कैसे रोकती? तेरे पापा भी ना, पता नहीं क्यों इसके गुणगान करते रहते हैं। छोड़ो मम्मा, अब कुछ नहीं कर सकते। खाना खाकर चली जाएगी बेचारी। मेरी सहेलियां भी नाक मुंह सिकोड़ रही हैं। मैं जाकर उन्हें संभालती हूँ। उस दिन उनकी बातों ने रागिनी को अंदर तक छलनी कर दिया था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो एक पेड़ की ओट में छिपने का प्रयास करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंकल पता नहीं कहां से ये सब देख रहे थे। उन्हें बात समझते देर न लगी। आपके किरदार की ऊंचाई हमेशा आपके कद से बड़ी होनी चाहिए, और तुम्हारी है बेटा। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और फिर मृगांका को बुलाकर माफी मांगने को कहा। मृगांका तो जैसे बिफर पड़ी। मैं क्यों मांगू माफी? मैं कह रहा हूं ना इसलिए। नो, नेवर पापा। ये मेरी गेस्ट हैं, एंड शी डिजर्व ऑल रिस्पेक्ट। डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी। उनका हाथ उठने लगा ही था कि रागिनी बोल पड़ी, प्लीज अंकल, आज उसका बर्थडे है। प्लीज, प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू। कहते हुए उसने अपना गिफ्ट वहीं रखा और उसी समय वहां से निकल गई। उस दिन के बाद वो उससे कभी भी नहीं मिली। पहली बार उसे इतना अपमानित महसूस हो रहा था कि घर पहुंचकर भी वो बस रोए जा रही थी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई थीं। बाबा ने भी उसे रोने दिया, और जब उसकी तीव्रता कुछ कम हुई तो बोले, चलो कहीं घूमकर आते हैं। मेरे मना करने पर भी वे नहीं माने और मुझे लेकर घूमने निकल गए। एक मैदान पर पहुंचकर उन्होंने अपना स्कूटर रोक दिया। ढेर सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और उन्होंने मुझे वहीं सीढ़ी पर बैठने का इशारा किया और मेरे पास आकर बैठ गए। ये खेल देख रही हो बेटा? जीवन भी फुटबॉल का मैच ही तो है। कई बार लोग तुम्हें इसलिए लात मारते हैं कि तुम गोल तक पहुंच सको, और जब तुम गोल पोस्ट में पहुंच जाते हो तो वही लोग तुम्हें उठाते हैं, तुम्हें चूमते हैं, जो थोड़ी देर पहले तक तुम्हें पैर से ठोकर मार रहे थे। तुम इस तरह के मान अपमान को अपने दिल से मत लगाया करो। ये सब ठोकर तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचाने के लिए हैं। उस दिन वो आखिरी बार रोई थी, और आज 25 सालों के अंतराल के बाद अप्रत्याशित होने के साथ ही साथ अविश्वसनीय मुलाकात ने उसे अतीत की संकरी गलियों में धकेल दिया। और जब लौटी तो सिर्फ यही कह पाई, तुम पहले जैसी ही हो मृगांका, बिल्कुल नहीं बदली। पर तुम बहुत बदल गई हो। अब तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। वो तो तुम्हारी हाइट से पहचाना मैंने। तुम मेरा मोबाइल नंबर ले लो और प्लीज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलते ही मैसेज कर देना। उसने जाते जाते कहा। ठीक है, कहकर हंसते हुए वो अंदर आ गई। उसने सिटी हॉस्पिटल में फोन लगाकर आंटी की स्टेटस रिपोर्ट मंगवा ली और इवनिंग विजिट के लिए बोल दिया। अभी कुछ विशेष नहीं था तो बिस्तर पर लेट गई, पर आज उसकी आंखों में नींद नहीं, बीते दिनों की यादें टहलने लगी। 12वीं में उसने न केवल बोर्ड में टॉप पोजीशन हासिल की, वरन उसका सिलेक्शन अच्छे मेडिकल कॉलेज में भी हो गया। तो उसे लगा, चलो वह शहर ही छूट गया जहां उसके कद को इंचों में नापा जाता था। स्कूल में उसकी उपलब्धि को शानदार प्रदर्शन के साथ स्कूल की उपलब्धि के रूप में प्रचारित भी किया गया। प्रिंसिपल मैडम ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, अगर फूल खिलने के लिए किसी की प्रशंसा की अपेक्षा करें तो शायद खिल ही ना पाएं, इसलिए वे खिलते पहले हैं
लोगों की प्रशंसा बाद में पाते हैं, जैसे कि इस स्कूल का सबसे सुंदर फूल रागिनी। आज उसकी उपलब्धि खिल रही है, महक रही है। रागिनी, तुम सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा स्रोत हो। तुमने जिस तरह से अपनी कमियों पर ध्यान ना देकर अपनी शक्तियों को विकसित किया और नकारात्मक सोच को अपने से दूर रखा, वह तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता और सकारात्मकता का जीता जागता उदाहरण है। तुमने अपने परिवार के साथ ही साथ अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। तुम्हारी सफलता की खुशबू हर दिशा में फैलेगी। तुम जहां भी रहोगी, मेरा प्यार और आशीष तुम्हारे साथ रहेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। लेकिन उस दिन भी उसके सहपाठियों की नजरों में तैरता संदेह उसे मायूस करने वाला ही था। ये सीट भी कोटे से मिली है क्या? कोटे से ही मिली होगी। वह क्या होता है? अरे वही, विकलांग कोटा। वे एक दूसरे को कोहनी मारते हुए पूछ रहे थे और हवा में देर तक उनके ठहाकों के साथ ही दंभ गूंजता रहा था। ये वे लोग थे जो किसी की सफलता को अपनी असफलता के लेंस से ही देखते हैं। उसने सब सुना, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई, क्योंकि उसे अपने बाबा की एक सीख याद आ गई। तुम्हें नीचा दिखाने वाले किसी से कभी भी उलझना नहीं है बेटा। अगर उलझ गए तो आगे नहीं बढ़ पाओगी। तुम्हें इतना आगे निकलना है कि तुम्हें कोई चीज अपनी ओर आकर्षित करके नीचे की ओर खींच ना पाए। इसे ऐसा समझो कि जैसे पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, लेकिन जो अपनी गति और शक्ति से उसकी कक्षा से बाहर निकल जाता है, फिर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो तुम्हें भी इनके ऑर्बिट से बाहर निकलना होगा बेटा। अपनी गति और शक्ति को दिशा दो और इन सब बातों से दूर अपने अंतरिक्ष यात्रा पर निकल जाओ। पता है, जब प्रभु ने वामन अवतार लिया था तो उन्होंने राजा बलि से सिर्फ 3 पग भूमि मांगी थी। 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था और तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर स्वयं आगे कर दिया था। तुम आगे बढ़ो बेटा, पूरी दुनिया तुम्हारी है। अरे वाह, कितनी सुंदर बात सिखाई है बाबा ने, उसने सोचा और इट्स ओके कहते हुए खुद को तसल्ली भी देते हुए आगे बढ़ गई, उन सबको वहीं छोड़ एक नई दिशा में। उसने महसूस किया कि सचमुच वो उनके ऑर्बिट से बाहर निकल चुकी है। इसके बाद उसके पीछे मुड़कर नहीं देखा। एमबीबीएस, एमएस और फिर एमसीएच करने के बाद वो कई सालों तक विदेश में ही रही। अपने द्वारा अपने लिए बनाए इस आकाशीय कक्षा में वो अपनी विशिष्टताओं के साथ सितारे सी चमक रही थी। तभी उसकी मुलाकात वहां दूसरे चमकीले तारे यानी डॉक्टर डेविड से हुई। डॉक्टर डेविड यूएस में उसके कलीग थे, न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित डॉक्टर, या यूं कहें कि उसके पथ प्रदर्शक थे। लोग उसे अजीब सी हैरत भरी नजरों से देखते, पर डॉक्टर डेविड ने उसकी काबिलियत पर कभी संदेह नहीं जताया। उनके साथ काम करना एक अलग ही अनुभव था। उन्होंने उसे कभी वैसा महसूस नहीं कराया जैसा अमूमन हर कोई जाने अनजाने करवा जाता था, बल्कि ठीक इसके उलट ऐसा महसूस कराया जैसा उसने कभी किसी के साथ अनुभव नहीं किया था। ये बिल्कुल अनछुआ सा, गुदगुदाता सा एहसास था, ठीक वैसे जैसे ठंड के मौसम में धूप का स्पर्श आपके मन में गर्माहट भर जाता है। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के प्रति एक सहज आकर्षण महसूस किया। जब उन्होंने इसे एक खूबसूरत रिश्ते में बदलने का निश्चय किया तो वो उन्हें बाबा से मिलवाने इंडिया लेकर आई। उसने पहले ही बता दिया था कि इस मामले में बाबा का निर्णय ही अंतिम होगा। डॉक्टर डेविड ने बाबा के बारे में इतना कुछ सुन लिया था कि उनसे मिलने की बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि उसकी हर बात जैसे बाबा के इर्द गिर्द घूमती रहती। बाबा होते तो ये बोलते, बाबा होते तो ये करते। वो तो जब भी बाबा के बारे में कोई बात करती बहुत भावुक हो जाती और रोने लगती। उसके बाबा श्री विनायक शास्त्री, उसके गुरु,
यूं कोई औपचारिक शिक्षा तो नहीं थी उनके पास, पर व्यवहारिक ज्ञान का अनमोल खजाना था। उनके लिए शिक्षा का महत्व और स्थान सर्वोच्च था। इसीलिए उनका एकमात्र सपना, या कहें एकमात्र ध्येय, अपनी इकलौती बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाना ही था। जब वो बड़ी हो रही थी और उसका शारीरिक विकास वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, तब भी वे निराश या दुखी नहीं हुए, और उन्होंने उसकी कमी को नहीं बल्कि उसकी विशेषताओं को ही पोषित किया। उसमें आत्मसम्मान, आत्मगौरव का भाव कूट कूट कर भर दिए कि आज वो जो कुछ भी है, सब उन्हीं के दिए हुए विश्वास के कारण है। ये बाबा ही थे जिन्होंने उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। माँ की तो शक्ल तक याद नहीं है उसे, तो बाबा ही उसकी माँ भी थे। वो उन्हें प्यार से त्रिदेव बुलाती थी, माँ, बाबा और गुरु, ऑल इन वन। क्यों हुआ ना त्रिदेव, वो हंसते हुए कहती। और बाबा उसे तुलसी का पौधा बुलाते थे, क्योंकि उसकी लंबाई भले ही कम है, पर गुणों की खान होती है तुलसी। वे अक्सर उसे समझाते हुए कहते, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसलिए तुम तुलसी का पौधा हो, जहां पनपे वहीं पवित्र और पूजनीय। बाबा के साथ उसका कनेक्ट इतना गहरा था कि वे बिना कहे ही बेटी का मन पढ़ लेते थे। इसी कारण जब वो डॉक्टर डेविड को उनसे मिलवाने इंडिया लेकर आई, तो उन्होंने डॉक्टर डेविड का स्वागत दामाद के रूप में ही किया। वे बहुत खुश थे ये देखकर कि उनकी बेटी कितनी खुश है। शादी के बाद बहुत मान मनोहार करने पर बाबा कुछ समय के लिए उनके साथ चलने को राजी हो गए, पर कुछ महीनों में ही वहां उनका जी उबने लगा और वो लौटने की जिद करने लगे। वे लोग तो चाहते थे कि बाबा अब वहीं रहें उनके साथ, पर वे कहाँ मानने वाले थे। उनकी जिद के आगे झुकना ही बेहतर था, और क्योंकि उनकी देखभाल के लिए कोई और नहीं था, इसलिए उसने भी इंडिया आने का फैसला कर लिया। शुरुआत में तो वो कुछ महीने इंडिया में और कुछ महीने अमेरिका रहती, पर बाबा चाहते थे कि वे लोग अब यहीं रहें। एक बार उन्होंने हल्के से इशारे में कहा, अमेरिका में तो ढेरों अच्छे डॉक्टर्स हैं, पर यहाँ अच्छे डॉक्टर्स की कमी है बेटा। तुम चाहो तो अपने देश के लोगों की सेवा कर सकती हो। जहां से लिया है वहां लौटाना भी चाहिए ना। देश के प्रति अनुग्रह भाव रखना चाहिए बेटा। मुझे डर है कि कहीं मेरे मरने के बाद तुम यहाँ आना ही छोड़ दो। उनकी आवाज कांप रही थी। नहीं बाबा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ठीक है, हम प्लान करते हैं और यहीं रहते हैं आपके साथ। ये भी ठीक ही है बाबा, यदि आप हमारे साथ वहां नहीं रह सकते, पर हम तो आपके साथ यहाँ रह सकते हैं ना। डॉक्टर डेविड ने हंसते हुए कहा, तो वे भी हंसने लगे। कितने खुश थे कि उनकी बेटी हमेशा के लिए उनके पास रहेगी। लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। कुछ समय बाद ही वे चल बसे, पर अपनी बेटी को उस ऊंचाई पर पहुंचाकर जहां पहुंचना टिके रहना आसान नहीं था। वो स्वप्न में थी या जगी हुई, उसे याद नहीं, पर अचानक उसे बाबा के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ, जैसे वे उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा, बाबा, आप कब आए? अनायास उसके मुंह से निकला। उसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। तभी कुछ खटपट से उसकी तंद्रा भंग हुई। सुनीता मेड चाय लेकर आई थी। मैडम जी चाय। घड़ी देखी तो 6 बजने वाले थे। उसने जल्दी से चाय पी और तैयार होकर सिटी हॉस्पिटल के लिए चल दी। पर पूरे रास्ते उसे बाबा का स्नेहिल स्पर्श महसूस होता रहा। ऐसा अक्सर होता है उसके साथ। जब भी कोई दुविधा हो या कोई बड़ा और गंभीर ऑपरेशन, बाबा हमेशा अपनी अलौकिक उपस्थिति करा देते हैं। और आज भी इस दोराहे पर उसको सही राह पर चलने का आशीर्वाद देने ही आए होंगे।
ऐसा सोचते सोचते वो कब हॉस्पिटल पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। उसके वहां पहुंचते ही सब लोग अनुशासित ढंग से काम करने लगे। अपने चैम्बर में पहुंचकर उसने अपने पैनल के साथ आंटी का केस डिस्कस किया और जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करने का निश्चय किया। स्टाफ को उनके परिवार को सूचित करने के लिए बोल दिया। 2 दिन बाद ही सर्जरी प्लान कर दी गई, क्योंकि देरी घातक सिद्ध हो सकती थी। ऑपरेशन के दिन मृगांका का पूरा परिवार ऑपरेशन थिएटर के सामने बैठा था। अंदर सर्जरी चल रही थी। सब बहुत डरे सहमे से हैं, पर निश्चिंत भी हैं कि ऑपरेशन डॉक्टर डेविड ही कर रही हैं। ऑपरेशन थिएटर के बल्ब बंद होते ही सब डॉक्टर्स के निकलने का इंतजार कर रहे हैं कि तभी एक सीनियर डॉक्टर के पीछे पीछे डॉक्टर्स की पूरी टोली चली आ रही है। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, डॉक्टर डेविड ने कहा। मृगांका ने देखा कि मास्क के पीछे से आ रही यह आवाज तो रागिनी की है। उसने देखा उसके एप्रेन पर डॉक्टर डेविड लिखा था। क्या रागिनी ही डॉक्टर डेविड है? उसे देखकर वो गतिविहीन ही नहीं, शब्द विहीन भी हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्या कहे और कैसे कहे। थैंक यू डॉक्टर डेविड, थैंक यू सो वेरी मच। हकलाते हुए वो सिर्फ इतना ही बोल पाई और रोने लगी। डॉक्टर रागिनी ने कंधे से उसे हिलाते हुए कहा, डोंट वरी मृगांका, रिलैक्स, शी विल बी फाइन, आंटी इज सेफ नाउ। कहते हुए सीधे अंकल के सामने जा खड़ी हुई। नमस्ते अंकल, पहचाना आपने? तुम रागिनी हो ना बेटा? जी अंकल, मैं जानता था कि तुम कमाल की बच्ची हो। गहरे जल में ही धीरता गंभीरता होती है। तुम सच में तुलसी का पौधा हो, सदैव पूजनीय। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अंकल, कल मिलती हूं आपसे, अभी एक और सर्जरी लाइन अप है। कहते हुए वो तेजी से अंदर बढ़ गई। अगले दिन जब फॉलो अप के लिए राउंड पर गई, तब तक आंटी को होश आ चुका था और जब उसने उनका हालचाल पूछा तो उनकी अधखुली आंखों से आंसू ढुलक पड़े। वे कुछ नहीं बोली, बस इशारों में ही कृतज्ञता व्यक्त करने लगी और फिर अपने कान पकड़ लिए। मृगांका ने कहा कि वे अपने किए पर शर्मिंदा हैं, हो सके तो माफ कर देना। मेरे पास तो तुमसे माफी मांगने के लिए शब्द भी नहीं है रागिनी। मैं किन शब्दों में तुम्हें धन्यवाद दूं? प्लीज फॉरगिव अस। और उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। मृगांका, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है, कोई एहसान नहीं किया। फिर जो कुछ तुमने किया, शायद उसमें तुम्हारा दोष नहीं है। मेरे बाबा कहते थे कि हर किसी की अपनी प्रवृत्ति होती है, यानी जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। जैसे अगर आप सांप बिच्छू के पास जाएंगे तो डंक ही मारेंगे ना, इसलिए उनसे दूरी बनाकर चलो। मधुमक्खी शहद भी देती है और डंक भी। तुम्हें क्या चाहिए या क्या मिलेगा, ये तुम्हारा व्यवहार निर्धारित करेगा। पर यदि कभी शहद के लिए डंक की पीड़ा झेलनी पड़ जाए तो उसे भी सहना चाहिए। मैं कई बार घायल हुई थी, पर उस अपमान ने ही कुछ कर गुजरने की अतृप्त लालसा मुझ में जगाई थी। सो थैंक यू वेरी मच। सब कुछ भूल जाओ, मैं तो कब से भूल चुकी हूं। नहीं रागिनी, प्लीज ऐसा मत कहो। हमने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया था, तुम चाहती तो इस ऑपरेशन के लिए मना कर सकती थी। मैं मन से बौनी कभी नहीं थी मृगांका। आई वॉज नेवर ए बोंजाई। उसकी टीस उसकी आवाज में झलक रही थी और वो आई वॉज नेवर ए बोंजाई मृगांका कहते हुए तेजी से निकल गई। मृगांका देख रही थी कि उसके विशाल वृक्ष जैसे व्यक्तित्व के सामने वो खुद कितनी बौनी है, उसकी सोच कितनी ओछी और बौनी है। सच में बोंजाई तो मैं हूं, वो बुदबुदाई और उसे अनुभव हुआ जैसे धीरे धीरे करके वो स्वयं छोटी और छोटी होती जा रही है।
इतनी छोटी कि गमले में लगे बोनजाई में बदलती जा रही है। इस शिक्षाप्रद कहानी के लिए डॉक्टर गीता शर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद। करुणा, सम्मान और संवेदना, यही सच्ची मानवता की पहचान है। इसी सुंदर संदेश के साथ मुझे आज्ञा दीजिए और कथा साहित्य से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।